हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यदि आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सीरीज का सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। सीरीज की पहली संख्या 17 है, उसके बाद 9 हो गई संख्या, उसके बाद 29, 29 के बाद 21, उसके बाद 65, 65 के बाद 57 और लास्ट में दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, सीरीज की सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए। 17 से 9 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। 9 से 29 सीरीज क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। 29 से 21 सीरीज क्या हो गई, फिर से कम हो गई। 21 से 65 सीरीज क्या हो गई, फिर से बढ़ गई। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, या तो माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, या फिर दोस्तों इसमें 2 सीरीज चल रही होगी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सीरीज की पहली संख्या दोस्तों 17 है, उसके बाद 9 हो गई संख्या, उसके बाद 29, 29 के बाद दोस्तों 21, उसके बाद 65, उसके बाद दोस्तों 57 और लास्ट में हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा, 17 से 9 संख्या कितनी कम हो गई, तो 17 में से दोस्तों 9 घटाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, -8 हुआ है। 9 से दोस्तों 29, यहाँ पे हुआ है दोस्तों +20। 29 से 21 -8 हुआ है। 21 से दोस्तों 65, तो 65 में से 21 घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों +44। 65 से दोस्तों 57, यहाँ पे क्या हुआ है, 15 में से 7 गया, हो जाएगा 8, यानी यहाँ हुआ है -8। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। क्या आपको दोस्तों यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा, आप कहेंगे कुछ नहीं दिखा। देखिए दोस्तों यहाँ पे -8 हुआ है, -8 हुआ है, -8 हुआ है। -8 वाली सीरीज तो क्रमशः चल रही है, लेकिन यहाँ पे +20 हुआ है, फिर उसके बाद +44 हो गया। 20 और 44 में दोस्तों कोई भी समानता नहीं दिख रही है, यानी इस तरीके से दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगने वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें डबल सीरीज चलाएंगे। जैसे देखिए 17 से दोस्तों 29 चलेंगे। 17 से 29 यानी प्लस कितना हुआ है, प्लस हुआ है दोस्तों यहाँ पे 12 हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 9 से 21, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ भी हुआ है +12। 29 से दोस्तों 65, यहाँ पे क्या हुआ है, तो 65 में से 29 घटाइए, 15 में से दोस्तों 9 गया, कितना हो जाएगा 6, और 5 में से दोस्तों 2 गया, कितना हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे हुआ है दोस्तों +36। और 21 से दोस्तों 57 देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ भी हुआ है +36। तो बताइए आगे क्या हो जाएगा। क्या आपको दोस्तों यहाँ पे कोई पैटर्न दिखा, आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा। पूरा देखने के लिए एक स्टेप और चलिए। 12 से दोस्तों 36, यानी यहाँ पे दोस्तों गुणे 3 हुआ है, तो 36 आगे क्या हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। तो 36 में गुणा कीजिए 3 का, कितना हो जाएगा 108, यानी यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, +108 को जोड़ देंगे। तो 65 और दोस्तों +108 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 173। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक निश्चित कोड भाषा में JIVE को 1597 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और 5 को 5781 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। उसी कोड भाषा में F के लिए कोड क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, JIVE, यानी J है, उसके बाद दोस्तों I है, I के बाद V के बाद E लिखा गया है। इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 1597, यानी 1, 5, 9 और दोस्तों 7। आगे क्या है, 5 है, यानी F है, उसके बाद दोस्तों I है, I के बाद V के बाद दोस्तों E। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है 5781, यानी 5, 7, 8, 1। ध्यान दीजिएगा, जिधर अक्षरों वाला समूह हो गया दोस्तों ये हमारा बायां साइड हो गया, जिधर अंकों का समूह है दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, दायां साइड हो गया। तो जितने अक्षर दोस्तों बाएं साइड में कॉमन मिलेंगे, उतने ही अंक दोस्तों क्या होंगे, दाएं साइड में कॉमन मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे I है, यहाँ भी I है, यहाँ पे V है, यहाँ भी V है, यहाँ पे E है, यहाँ भी E है। कितने अक्षर कॉमन मिले, 3। तो दाहिने तरफ में चलिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है,
और दोस्तों यहाँ पे 7 और यहाँ भी 7, बस हमारा काम हो गया। इधर बचा हुआ है दोस्तों J, इधर बचा हुआ है दोस्तों 9, इधर बचा हुआ है F, इधर बचा हुआ है 8। यानी J के लिए कूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और F के लिए कूट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, F के लिए कूट क्या होगा, तो F के लिए कूट दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़कर पंच किया जाता है, खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। यानी यह पेपर की दोस्तों एक सीट है, इसको सबसे पहले नीचे की ओर मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है और डॉट डॉट वाला हिस्सा क्या हुआ, इसी के पीछे छिप गया है। फिर इसको दोस्तों दाहिनी तरफ फिर से मोड़ा गया और लास्ट में दोस्तों ये इतना दिखाई दे रहा है। तो जब इसको हम लोग खोलेंगे तो यह आकृति कैसा बनेगी वही हमें यहाँ पे बताना है। तो लास्ट बार हम लोगों ने किधर की ओर मोड़ा है दोस्तों, दाएं साइड में। तो हम लोग इसको किधर की ओर खोलेंगे, बाएं साइड में। जब भी दोस्तों बाएं से दाएं या फिर दाएं से बाएं हम लोग खोलेंगे कागज़ को, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है मिरर इमेज का, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का। बायां हो जाएगा दायां, दायां हो जाएगा बायां, पास की वस्तु पास, दूर की वस्तु दूर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे ही इसको हम लोग खोलेंगे ये जो इन्वर्टेड कॉमा जैसा ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये दोस्तों बिल्कुल दूर जाएगा। किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और जो जी वाली आकृति है, जो जी वाली आकृति है ये दोस्तों कैसे बनेगी, ये ऐसे 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 बन जाएगा। यानी कि ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, अंदर हो जाएंगे। ऐसी आकृति किसमें बनी हुई है, किसमें नहीं बनी हुई है। पहली बात तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही आकृति है, ये तो देखते ही गलत हो गया। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो ये बाहर की ओर है, जबकि यहाँ पे दोस्तों क्या है, अंदर की ओर है। तो यानी इसकी वजह से क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बचे हमारे 2 ऑप्शन। देखिए यहाँ भी दोस्तों ऐसा ही बनाया गया, यहाँ भी बनाया गया, ठीक है। यहाँ भी दोस्तों ऐसा बनाया गया और यहाँ भी बनाया गया है। यानी कि या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने इसको नीचे की ओर मोड़ा था, तो इसको हम लोग किधर की ओर खोलेंगे, ऊपर की ओर खोलेंगे। तो जब भी दोस्तों किसी भी पेपर को ऊपर की ओर हम लोग खोलेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है जल प्रतिबिंब का। ऊपर की वस्तु नीचे हो जाएगी, नीचे की वस्तु ऊपर हो जाएगी, दूर की वस्तु दूर, पास की वस्तु पास हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों ये हो जाएगा नीचे। ध्यान दीजिएगा, जो ये ऊपर वाला हिस्सा है दोस्तों ये हो जाएगा नीचे। ये जो इन्वर्टेड कॉमा ऐसे बना है ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में, तो ये तो सेम टू सेम ऐसे ही बन गया है, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही बन गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा नया निगमन चैप्टर का है, यानी कि श्लोक्स चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। पहला कथन है सभी पंप मोटर हैं, दूसरा है सभी पंप मशीन है, तीसरा है सभी इंजन मशीन है। तो इन तीनों कथनों का दोस्तों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वेन डायग्राम, यानी कि वेन आरेख। चलिए बनाइए। सभी पंप मोटर हैं, तो मान लीजिए दोस्तों कि ये हो गया पंप। क्या हो गया दोस्तों, सभी पंप। ये हो गया दोस्तों मोटर, हो गया क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मोटर। ठीक, आगे क्या है, सभी पंप मशीन हैं। सभी पंप दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, मशीन हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों मशीन। सभी पंप क्या हो गए, मशीन हो गए। आगे दोस्तों क्या है, सभी इंजन मशीन हैं। सभी इंजन किस में बनेंगे दोस्तों, मशीन में बनेंगे। तो सभी इंजन क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे मशीन। इंजन को हम लोग यहाँ पे ई से लिख रहे हैं। ठीक, चलिए निष्कर्ष देखिए। सभी इंजन मोटर हैं। क्या दोस्तों सारे के सारे इंजन का वेन डायग्राम मोटर वाले के अंदर है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो सारे के सारे इंजन मशीन के अंदर है। तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आगे क्या है, कुछ मशीन मोटर हैं। दोस्तों हमें संबंध किस में बताना है, मशीन और मोटर में। मशीन का वेन डायग्राम कहाँ पे है, ये हमारा येलो वाला सबसे बड़ा वाला, और मोटर का वेन डायग्राम कहाँ पे है, ये पिंक वाला। तो बताइए बड़ा वेन डायग्राम कौन सा है, मशीन का है कि मोटर का, आप कहेंगे मशीन का है। तो जब भी दोस्तों बड़े वेन डायग्राम को छोटा बनाने की बात होगी और संबंध यहाँ पे सम का होगा, यानी कुछ का होगा, तो ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी बाहरी वेन डायग्राम से अंदर की ओर चलेंगे और संबंध किसका होगा, कुछ का होगा, तो ये निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 यहाँ पे अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा डाइस चैप्टर का है, यानी कि पासा चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक पासे के फलकों पर एस, ओ, वी, ई, एल और सी अक्षर अंकित हैं। दी गई आकृतियों में समान पासे के 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। फलक वी के विपरीत पर कौन सा फलक आएगा? यानी इस सवाल में दोस्तों हमें ये बताना है कि फलक वी के विपरीत पर कौन सा फलक आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा है पहला पासा और ये है दोस्तों दूसरा पासा। पहले वाले पासे में कौन कौन से अक्षर हैं? यहाँ पे सी है, एस है, ओ है। दूसरे वाले पासे में एल है, ई है, सी है। तो दोनों पासे में दोस्तों ऐसा कौन सा अक्षर है जो कॉमन है, यानी कि दोनों मिल रहा है? आप कहेंगे यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। बस हमारा काम हो गया। इसी सी को पकड़ेंगे दोस्तों और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमते हुए चलेंगे, यहीं से जहाँ जो यहाँ पे कॉमन है। ऐसा करने पर क्या होगा, पहले वाले पासे में सबसे पहले आएगा सी, सी के बाद दोस्तों आएगा ओ, ओ के बाद आएगा एस। ठीक है, और दूसरे वाले पासे में दोस्तों कौन सा होगा? दूसरे वाले पासे में सबसे पहले आएगा सी, सी के बाद दोस्तों आएगा ई, ई के बाद दोस्तों आएगा एल। बस हमारा काम हो गया। सी का अपोजिट दोस्तों एल हो जाएगा, एल का अपोजिट एस का अपोजिट एल हो जाएगा, एल का अपोजिट एस हो जाएगा। ओ का अपोजिट दोस्तों ई हो जाएगा, ई का अपोजिट दोस्तों ओ हो जाएगा। लेकिन एक ही पासे में दोस्तों क्या सी के अपोजिट पे दोस्तों सी आएगा? नहीं आएगा। तो कौन आएगा? बचा हुआ अक्षर, यानी कि एस और दोस्तों एल आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। ओ और दोस्तों ई आपस में क्या हो गए? अपोजिट हो गए। तो बचे 2 अक्षर कौन? वी और सी। तो यानी वी का अपोजिट दोस्तों सी हो जाएगा और सी का अपोजिट दोस्तों यहाँ पे वी हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बताना है वी के विपरीत पर बताइए, तो वी के विपरीत पर दोस्तों कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब x वाली आकृति दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी किसमें छिपी हुई है वही हमें यहाँ पे बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए। तो मान लीजिए कि ये वाला बॉक्स ऐसे बनाया गया है, तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बीच में दोस्तों इसमें तीर बनाया गया है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रही है आकृति? नहीं दिख रही है। क्या ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में आपको ये आकृति दिख रही है? तो बी में मान लीजिए कि ये ऐसे हो गया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हो गया, ठीक है, ये भी ठीक है, उसके बाद ये ऐसे हो गया और उसके बाद दोस्तों ये ऐसे हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आकृति ऊपर की ओर थोड़ी सी लंबी है, यानी आयताकार में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये आकृति कहाँ पे छिपी हुई है? तो ध्यान से देखिए। ये दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे वर्ग टाइप में बनाया गया है। उसके बाद ये लाइन ऐसे है, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे है, ऐसे है, और दोस्तों एक सेकेंड, ये ऐसे है और ये ऐसे बन गया है और दोस्तों ये ऐसे बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। इसको मैं हाइलाइटर से दोस्तों हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, रुकिए। ये ऐसे हो गया और ये दोस्तों ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। यानी एक्स वाली आकृति ऑप्शन नंबर किस में छिपी हुई है? ऑप्शन नंबर डी में छिपी हुई है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा बैठक व्यवस्था का है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 7 व्यक्ति एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। चलिए कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? यहाँ पे 7 व्यक्ति हैं। तो 7 स्थान यहाँ पे बना लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और दोस्तों ये 7 हो गया। कितने हो गए? 7। अच्छा, सारे के सारे व्यक्ति दोस्तों ऊपर की ओर देख रहे हैं, उत्तर की ओर। इसका मतलब ये वाला छोर हो जाएगा बायां छोर और ये वाला हो जाएगा दोस्तों दायां छोर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, एम पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, यानी ये कहा जा रहा है दोस्तों कि एम जो है पंक्ति के किसी एक छोर पर तो बैठेगा ही बैठेगा, चाहे वो बाएं साइड पे बैठे चाहे वो दाएं साइड पे बैठे। लेकिन अगली ही लाइन में दोस्तों क्या है कि पी एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी नामक व्यक्ति एम के ठीक दाईं ओर बैठा है। इसका मतलब एम कहाँ पे बैठेगा? अगर एम को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे तो इसके दाहिने साइड में कोई जगह ही नहीं बची है, यानी एम दोस्तों बैठ जाएगा यहाँ पे और पी बैठेगा दोस्तों इसके ठीक दाईं ओर। आगे क्या है?
एन पी के ठीक दाईं ओर बैठा है, एन नामक व्यक्ति पी के ठीक दाईं ओर बैठा है और एल के ठीक बाईं ओर बैठा है और एल के ठीक बाईं ओर बैठ गया। चलिए आगे क्या है, क्यों ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, क्यों नामक व्यक्ति ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है और आर के दोस्तों यहाँ पे ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यों नामक व्यक्ति ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी ओ यहाँ पे बैठेगा, क्यों यहाँ बैठ जाएगा, और आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, आर बैठ जाएगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है एम और एन के बीच में कौन बैठा है। एम और एन के बीच में दोस्तों कौन बैठा है, पी बैठा है। भाई एम और एन के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी चैप्टर का है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जापान का अनुपात दिया है टोक्यो से, तो चीन का अनुपात हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीजिंग। चीन की राजधानी कौन सी है, यानी बीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। यानी मैट्रिक का सवाल है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, लुप्त तो संख्या निकालना है लेकिन मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो ऐसे सवालों को दोस्तों या तो हम लोग ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं, या तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं, या फिर बाएं से दाएं की ओर, या फिर दाएं से बाएं की ओर, या फिर दोस्तों बायां और दायां को मिला करके बीच वाली संख्या को निकालेंगे। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है कहाँ पे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों देखा जाए तो ये नीचे की ओर है। ठीक है, नीचे की ओर है, लेकिन अगर दाएं बाएं से देखा जाए तो बायां और दोस्तों दायां दोनों के बीच में है। सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए, 3 7 3 यानी बराबर संख्याएं हैं, लेकिन अगर बाएं से दाएं देखा जाए तो 3 4 और बीच में बड़ी संख्या 15 है। 7 5 38 यानी बीच में दोस्तों क्या हो रहा है, बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, बायां और दायां से बीच वाली संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि 3 और दोस्तों 4 से हम लोग क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे। तो 3 और 4 से दोस्तों 15 बनाइए, तो हमें क्या करना होगा, 3 और 4 को आपस में गुणा कर दीजिए, 4 3 12 और उसी में दोस्तों 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दूसरे वाले में देखिए 7 5 वाले में, ठीक है, 7 गुणे 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 और उसी में दोस्तों 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38। यानी ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो रही है। लास्ट वाले में क्या है, 3 और 5, तो 3 और 5 को आपस में कर देंगे गुणा और इसी में दोस्तों 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 15 3 18। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें बताना है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा। चलिए सबसे पहले दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है तो हम लोग समझेंगे मैप को। ठीक, ये रहा दोस्तों हमारा मैप का दोस्तों ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में पश्चिम दिशा। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों भी दिशाएं होती हैं, उनको भी समझिए यहाँ पे। तो ये दोस्तों हो गई उप दिशाएं। क्या हो गई दोस्तों यहाँ पे, ये हो गई उप दिशाएं। यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। ठीक है, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे हम लोग, दक्षिण पूर्व कहेंगे। दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है। उत्तर पश्चिम कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, और उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, उत्तर कहा जा रहा है। यानी कि उत्तर पश्चिम से हमें चलना होगा दोस्तों उत्तर की ओर। तो बताइए ये कितने डिग्री घूमा हुआ है दोस्तों, तो ये घूमा हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री क्या, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज CW। भाई यहाँ पे देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि उत्तर और पश्चिम के बीच में कितने डिग्री कोण बना है, आप कहेंगे 90 डिग्री कोण बना है। और बीच में जो उत्तर पश्चिम है तो ये कितने डिग्री कोण बनेगा और ये कितने का, तो आप कहेंगे 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री दोस्तों क्या हुआ है, क्लॉकवाइज घूमा है।
अब क्वेश्चन में ये बताना है कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम दिशा ये रही, यहाँ से 45 डिग्री हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे यानी कि दक्षिणावर्त। तो यहाँ से दोस्तों 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हम लोग पहुँच जाएंगे दोस्तों फिर से उत्तर पश्चिम पर। तो यानी कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है तो पश्चिम को दोस्तों क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम। क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।